अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आप सब डॉक्टर साहब को जानते हैं, हम उनकी बात भी अक्सर सुनते रहते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है और अगस्त में 14 अगस्त भी आता है और 15 अगस्त भी आता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इस मंथ में चलेंगे और बातें करेंगे और सीखेंगे कि मजीद कि क्या हुआ था 1947 में और क्यों ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान को बनाया जाए और टू नेशन थ्योरी असल में क्या है और क्या अभी भी वही हम उस पे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान तो अभी भी हिंदुस्तान में बहुत रह रहे हैं। तो अगर उस वक्त ये कहा गया कि नहीं रह सकते थे तो फिर अभी कैसे रह रहे हैं। और जैसे बहुत बार हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो भारत के हमारे साथ आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो किस तरह से वो रह रहे हैं, बाकी जाहिर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही होती हैं। हमारे यहाँ भी जो माइनॉरिटी है वो कई बार आप देखते हैं कि कभी मंदिर जल गया, कभी कुछ हो गया। तो मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी होती है वो हमेशा ही माइनॉरिटी को थोड़ा बहुत दबा के रखती है। तो क्या हम इस चीज़ पे यही डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता था और क्या ये डिसीजन सही था पाकिस्तान बनाने का और हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह हुई थी जो पाकिस्तान बना और 1947 में। और जैसे मैंने कहा कि क्या टू नेशन थ्योरी से आप एग्री करते हैं कि अभी भी वही बात है, हम उसी पे कायम हैं। देखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल है। और जो मेरी किताब है ना, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, वो इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करती है। थोड़ी सी बैकग्राउंड है, लेकिन द 808 पेजेस बुक लार्जली इसी सवाल को उठाती है कि टू नेशन थ्योरी ने क्या अचीव किया। देखें, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम ने, राइटली और रॉन्गली, ये अब आप फैसला करें, मैं अगर अपनी राय दूंगे तो आई डोंट सी द पॉइंट, ये फैसला किया कि पाकिस्तान हमने बनाना है और पाकिस्तान बनाने के लिए अगर इंडिया पार्टीशन ना हो तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दी वो ये थी कि मुसलमान एक माइनॉरिटी नहीं है। दे वर अबाउट 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न जोन जो थी इंडिया की, वहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे। उसमें जिन्ना साहब की एक पर्सनल भी वजह थी कि वो अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे बड़ा लीडर समझते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने वहां पे मैस पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस की तो उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वो बहुत बड़े लीडर थे उसको छोड़ के तो एक अपनी पर्सनल स्टैंडिंग एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर बनाने की मुहिम शुरू कर दी। और उस मुहिम में कांग्रेस की भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि ये आइडिया जो है मुसलमानों में फैल सका कि कांग्रेस जो है वो एक यूनाइटेड सेंट्रल इंडिया बनाना चाहती है। और उसमें जवाहरलाल नेहरू का 1936 का एक बयान है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कि फ्यूचर इंडिया में हम जिम्मेदारी सिस्टम खत्म कर देंगे और हम किसानों को जमीन और उनके राइट्स जो है ना वो प्रमोट करेंगे। साथ साथ के सारे हिंदुस्तान को सोवियत मॉडल सोशलिस्ट हिंदुस्तान बनाया जाएगा। तब तक जिन्ना साहब जो कांग्रेस को छोड़ गए थे, उनके पास कोई स्लोगन नहीं था कि वो मुसलमानों को अपने साथ लाएं। अब जब ये बयान आ गया कांग्रेस का और उसके बाद 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस कामयाब हो गई उन प्रोविंसेस में जहां हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन मुस्लिम लीग फेल हो गई उन
प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। इन हालात में अब मैं कहता हूं जिन्ना साहब को कि उनकी लीडरशिप का सवाल है ना। अगर वो कोई आम लीडर होते तो समझ जाते कि भाई ना अवाम मेरे साथ है, और अवाम तो कांग्रेस के साथ मेजॉरिटी है। लेकिन वहां उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस के इस क्लेम को कि दे रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस, ही विल चैलेंज इट। और वो मुसलमानों के तक गए और कहा देखो, एक यूनाइटेड इंडिया में जिसमें नेहरू या हिंदू कांग्रेस राज होगा, वो जिम्मेदारी भी खत्म कर देगा। और साथ साथ उन्होंने 2 साल जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रही हैं, जो जिसपे उनकी इल्जामात बेबुनियाद है, मैं कहूंगा बेबुनियाद, लेकिन कामयाबी से उन्होंने ये पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट के जरिए मुसलमानों में डर पैदा किया कि इस्लाम यूनाइटेड इंडिया में खतरे में होगा और मुसलमान जो है उनका नस्तो नाबूद हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। इसलिए आप मुस्लिम लीग के साथ आए और हम पाकिस्तान बनाते हैं जहां पे इस्लाम के असूलों के मुताबिक हम एक आइडियल मुआशरा कायम करेंगे। अब जब 46 का इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम वोटर्स ने मुस्लिम लीग को वोट दिया ना। 1937 में बिल्कुल नहीं थे दिए, 1940 में टोटल लैंडस्लाइड हुई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो अब्दुल गफ्फार खान और खुदाई खिदमतगार कांग्रेस के साथ मिलके उनके साथ रहे। वहां पे भी फुट होल्ड मिल गया। आउट ऑफ आई थिंक 30 सीट्स 17 वर वन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं उनके भाई जो है डॉक्टर खान साहब, और 13 सीटें फिर भी जीत ली मुस्लिम लीग ने। उससे पहले तो एक 0 सीट थी इनकी। तो ये इनकी कामयाबी है। पंजाब में क्लीन स्वीप, सिंध में क्लीन स्वीप, बलोचिस्तान में तो इलेक्शन होते नहीं थे, शाही जिरगा इनके साथ आ गया। अंग्रेजों के पास अब फाइनल था, कोर्ट ऑफ अपील तो दोनों की, कांग्रेस की कि हम यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, और मुस्लिम लीग के हम पार्टीशन इंडिया चाहते हैं टू क्रिएट पाकिस्तान। आखिरी फैसला तो अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों ने वहां पे इंडिया की पार्टीशन के हक में फैसला दिया, लेकिन एक ऐसी पार्टीशन जिसमें कांग्रेस को भी कुछ पोर्शंस मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब और सिंध के दे दिए गए और पाकिस्तान वजूद में आया। उस पाकिस्तान के वजूद में आने में 1 मिलियन से ज्यादा हिंदू मुस्लिम सिख मारे गए और 14 से 15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए। ये भी उसकी हिस्ट्री है। अब वो पे ब्लेम गेम चलती है कि देखें जी, हमने जिन्ना साहब ने तो कहा था कि पार्टीशन होनी चाहिए, लेकिन पंजाब की और बंगाल की नहीं, वो भी हमें फुल दे दिए जाए। भाई आर्ग्यूमेंट इज व्हाट इज योर मॉरल स्टैंड, व्हाट इज योर लॉजिकल स्टैंड। अगर हिंदुस्तान में उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बने, तो उन्हीं इलाकों में जहां पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, तो आप किस मंतिक की बुनियाद पे, किस एथिकल बुनियाद पे, किस पॉलिटिकल बुनियाद पे, किस मॉरल बुनियाद पे उसको अपोज कर सकते हैं। तो जो पार्टीशन फिर हुई, पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन उसका खून खराबा, उसमें मैं मुस्लिम लीग को और डिमांड फॉर पाकिस्तान को प्राइमरीली बुनियाद बनाता हूं। कांग्रेस ने सिखों की डिमांड के पंजाब को पार्टीशन किया जाए सपोर्ट किया 8 मार्च 1947 में, और साथ साथ डिमांड कर दिया कि बंगाल भी अब पार्टीशन हो फिर मजहबी बुनियादों पे। तो ये कांग्रेस की है डिमांड, बट इट इज अ टिट फॉर टैट। लिहाजा दिस इज द ब्लेम गेम जो मेरे आज के इस इंटरव्यू के बाद भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं ना है। उन्हें यह समझाया जाए कि भाई अगर मेजर आर्गुमेंट है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते बिकॉज दे आर टू
inimical, hostile, unfriendly nations, good, then you want partition, right. तो उन इलाकों में जो हिंदू सिख हैं, जो चाहते हैं कि जहां पे वो मेजोरिटी में है वो इंडिया का हिस्सा हो जाए, उसको आप कैसे अपोज कर सकते हैं? देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट। लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को अकोमोडेट किया, जिन्ना साहब को पाकिस्तान दे दिया, बट मॉथ ईटन, पार्टीशन पंजाब, पार्टीशन बंगाल। कांग्रेस को पूरा यूनाइटेड इंडिया नहीं दिया जैसे वो चाहते थे, लेकिन साथ साथ पंजाब के और बंगाल के कुछ इलाके दे दिए। ये अंग्रेजों का फाइनल सोल्यूशन था। और मैंने शो किया है कि द इंग्लिश केम started believing in a Pakistan for their own imperial reasons. उन्हें ये डर था कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस इलाके में स्टालिन और कम्युनिज्म आ जाएगा बड़ा आसानी से, तो उसको रोकने के लिए एक इस्लामिक स्टेट बनाई जाए। वो मैंने पूरी मटेरियल दे दिया है। वरना हिंदुस्तान के अंदर कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से तो कम्युनिज्म बड़ा अपील करेगा गरीबों को। पाकिस्तान बन जाएगा तो इस्लाम में तो अपना एक सेंस ऑफ जस्टिस कह ले, जो भी है वो एक वो क्या कहते हैं, फ्रंट लाइन हो जाएगी, बफर फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएगी। तो दिस इज द इंपीरियल स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान बन, अच्छा अब बात दूसरा आपका सवाल का था कि क्या उससे टू नेशन थ्योरी सर। देखिए, टू नेशन थियरी की बुनियाद पे तो पार्टीशन हो गई ना, फॉर राइट और रॉन्ग। अब अगला सवाल है कि क्या ये ही बेस्ट सोल्यूशन था मुसलमानों के लिए? यहां पे भी मैंने आर्ग्यू किया कि नॉट नेसेसरली। एक्चुअली सारे हिंदुस्तान में अगर 25% मुसलमान थे तो दो सेंसिटिव इलाकों में तो मुसलमान मेजॉरिटी में थे, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 25% होने के बावजूद 38 to 42% मुसलमान फौज में थे, और पुलिस में भी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। एक ऐसी स्टेट कैसे मुसलमानों को ऑप्रेस कर सकती है जहां पे 5-6 प्रोविंसेस में उनकी हमेशा से हुकूमत होगी क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपका पूरा हिस्सा होगा। खास तौर पे जब स्टेट ऑर्गन्स जो होते हैं आर्मी के और पुलिस के, आपके उसमें आपकी ओवर रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसका कोई चांस नहीं था। बट ऑल दिस वाज डिफीटेड एंड जिन्ना साहब वन पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ द टू नेशन थियरी। लेकिन सर सॉरी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी सर, मैंने कहीं सुना था कि मिस्टर जिन्ना ने जो है वो जैसे कहता चाहिए कि डराने के लिए या धमकी के तौर पे या जैसे भी कह लें, कोई सही वर्ड शायद मैं नहीं ढूंढ पा रही, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात इसलिए की थी ताकि दूसरे जो हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे या कोई भी था, वो घबरा कर उनको कोई पोजीशन वो चाह रहे थे जो उन्हें मिल जाती, और तो उसके बजाय उनसे कहा गया, वो उल्टा हो गया, उनसे कहा अच्छा ठीक है बना लो। तो वो खुद भी बहुत ज्यादा कहा जाता है कि उसके ऊपर नहीं थे कि पाकिस्तान बनाया जाए। उन्होंने तो ऐसे जैसे हम डराने के लिए किसी को कहते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे, नहीं वो कहते चाहिए सीट ले लो। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे ख्याल से एकेडेमिया में इससे बड़ा फ्रॉड इतने साल नहीं चलता रहा जब तक कि मेरी किताब नहीं आ गई। क्योंकि मैंने तो ये दिखाया है कि 22 मार्च 1940 के बाद कई 100 दफा, और उनमें से कई 100 दफा के कुछ एग्जाम्पल्स 40-50 मैंने अपनी किताब में भी दिए हैं, वो इसी थीम पे हैं कि हम हरगिज नहीं चाहते एक यूनाइटेड इंडिया, और ये एक कांग्रेस प्रोपोगेंडा है कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं बार्गेनिंग के लिए। नो, अंडर नो सर्कमस्टांस वी वांट टू लिव इन अ फेडरल और इन अ कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल होता है दो स्टेट्स मिलके, उसमें भी हम नहीं रहना चाहते, हम टोटल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। लिहाजा इसकी जिन्ना साहब की जो पब्लिक स्पीचेस हैं, जो उनके मैसेजेस हैं, और ये कहाँ है, मुस्लिम लीग के एनुअल सेशंस में,
फॉरेन प्रेस के साथ जो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हैं, मैसेजेस दिए हैं, मुस्लिम लीग की मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में, हर जगह तो उन्होंने यही कहा है और बार बार कहा है कि ये बकवास है कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते और हम बार्गेनिंग चाहते हैं विद इन यूनाइटेड इंडिया। वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और अंग्रेजों की गलत फहमी है कि हम ये चाहते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। तो मैंने इस किताब लिखने की वजह ये बनी कि ये एक ऐसा झूठ है जिसका किसी और ने, इंडियन हिस्टोरियन मुझे बताते हैं, जी हमने तो एक्सपोज बहुत पहले ही कर दिया था। ये तो आपके पाकिस्तान में चंद जो लेफ्टिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने ये थीसिस अडॉप्ट कर लिया और वही ये शोर मचाते फिरते हैं। आप अगर पाकिस्तान की स्टडीज देखें तो वहां पे देखें कहीं उन्होंने लिखा है कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते। वो तो यही बताते हैं कि सर जिन्ना साहब का, पाकिस्तान वो तो स्टडीज में कहते तो हैं कि जिन्ना साहब लिखा का हुआ कमाल है कि गांधी को डिफीट किया, नेहरू को डिफीट किया, अबुल कलाम आजाद को डिफीट किया, अब्दुल गफ्फार खान को डिफीट किया, सरदार पटेल को, और वो मर्द मोमिन मर्द कामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान जीता। सिर्फ वो जिस पे पर्दा डालते हैं कि ये उन्होंने अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों की मदद की जंग के दौरान, और कांग्रेस का जो डिमांड था कि अंग्रेज हमें पावर ट्रांसफर कर दें, उसको अपोज किया। ये उनका प्रॉब्लम है, इस पे वो लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लेकिन सर पाकिस्तान स्टडीज में जो कुछ आज लिखा हुआ है वो तो आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं। वो ठीक है, कहानी जितनी भी हैं, लेकिन ये कहीं कहानी नहीं होगी कि पाकिस्तान वो नहीं थे हाँ, चाहते। ये तो बेहुदा बात है। हम्म, ये ठीक। इसलिए बेहुदा बात है कि कांग्रेस की सारी पॉलिटिक्स के उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देख लें। उन्होंने जो जेलें काटी उनमें कई मुसलमान हैं, कई सौ कई हजार मुसलमानों ने साथ साथ जेलें काटी। वो तो यूनाइटेड इंडिया जिसमें सब हिंदू मुसलमान सिख मिलके रहेंगे और मिलके एक मुल्क बनाएंगे। तो कहीं तो उसकी जिन्ना साहब की, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया है, एक बयान तो दे देते ना अपनी किताब में। लेट बी मेंशन, ये सारी एक किताब है आयशा जलाल की, और 200-250 सफ़े की किताब है जिसमें जिन्ना साहब की जो मैंने कहा है ना कि डिमांड की है कि पार्टीशन होनी चाहिए और ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि हम बार्गेनिंग चाहते हैं, उनको आप निकाल दें। आप उनकी 22 मार्च 1940 के बाद एक एक बयान दे दें कहीं, जहां कहा हो कि नहीं हम पार्टीशन नहीं चाहते, हम पावर शेयरिंग चाहते हैं विद कांग्रेस। वो है तो नहीं, वो भी तो नहीं है ना। तो आयशा जलाल ने सारी किताब में जिन्ना साहब की, वो किताब का टाइटल है जिन्ना द सोल स्पोक्समैन एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अरे जिन्ना सोल स्पोक्समैन फॉर व्हाट? दैट ही रिप्रेजेंट्स एंड द मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट्स ऑल मुस्लिम्स एंड ऑन द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने कहा है वो तो आपने किताब में दिया कोई नहीं, बार बार दिया। ये बहुत बड़ा कमाल है कि आज तक पाकिस्तान में इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज करने के लिए अकल की जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस समझने की जरूरत है और ऑनेस्टी की जरूरत है। इन तीनों चीजों का बहरान है हमारे उन स्कॉलर्स में जिन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तान के मेन हिस्टोरियन है, आप देख लें, उनमें फारूक अहमद डार साहब का नाम मैं लूंगा एहतराम से, उनमें मुजाहिद वो क्या थे, शरीफ अल मुजाहिद का नाम लूंगा। उनमें मैं उनको कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज में उनका सफदर महमूद का भी मैं नाम लूंगा। इसके अलावा जितनी भी उन्होंने किताबें बनाई हैं, ठीक है, उसमें बहुत स्टोरियां हैं, और ये कि जिन्ना सब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, ये वो, दैट्स ऑल जोक्स, दीज आर सिली आइडियाज। जिन्ना साहब को तो नमाज नमूज पढ़नी कोई नहीं थी आती। उन्होंने एडमिट किया है कि उनको सिखाया गया कि आपने अब ये करना है, आपने अब हाथ आगे बांधने हैं। हालांकि वो तो असना शरी एक हद तक थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो उस जमाने में
वो एक ड्रामा करना था टू बी पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीडरशिप। इट्स ऑल टू फनी टू टेक दैट सीरियसली। लेकिन फैक्ट तो यही है कि विदाउट जिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू कि पाकिस्तान बनता। तो जो तो उनके साथ सिर सेरा है पाकिस्तान बनाने का, इन्होंने ना पढ़ाई में आगे थे, बिजनेस में भी पीछे थे, ये सारी एक स्टेट बना दी मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए, ये तो उनकी कंट्रीब्यूशन है ना। आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं थे बनाना चाहते और वो बार्गेनिंग, व्हाट नॉनसेंस। लेकिन एक सर बयान, एक बयान भी नहीं, तो नहीं है ना। हाँ, सही, बिल्कुल सही सर, इसीलिए मैंने पूछा ताकि क्लियर हो जाए कि जो हाँ, यहाँ पे बात बिल्कुल की नहीं है, जाती है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉट इवन वन। वरना आयशा जलाल इज नॉट स्टूपिड। वो कम से कम बयान दे देती, देखो जी यहाँ उन्होंने ये कहा था। हम्म, ठीक है, जो जहां पे उन्होंने कहा है कि हम पार्टीशन चाहते हैं, हम पावर शेयरिंग के बिल्कुल हक में नहीं है और ये कांग्रेस प्रोपेगेंडा है, आप वो ना दें। आप वो तो दे देना जहां पे उन्होंने कहा है कि वी वांट अ पावर शेयरिंग डील विद इन यूनाइटेड इंडिया। वो कहीं भी नहीं है। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान पे वो जब मजबूरी पे वहां पे कैबिनेट वालों ने उन्हें कहा कि देखो जना साहब, अनलेस यू शो अस दैट East and West Pakistan will be defensible, you leave us no choice but to leave India in a unitary form with, और उनका मतलब था कांग्रेस के हाथ। तब जिन्ना साहब ने मजबूरन फिर कैबिनेट मिशन मैन प्लान को, और लेकिन साथ साथ कह दिया कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त और कोई हल नहीं है, वरना पाकिस्तान इज स्टिल आवर एम एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स पाकिस्तान वाइल एक्सेप्टिंग दिस। और जो सही, उन्होंने डिमांड की कि 50% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगी, एक और डिमांड थी कि कांग्रेस किसी मुसलमान को नॉमिनेट नहीं कर सकती हुकूमत में। ये सारी बातें उन्होंने मनवाई और इंटरिम गवर्नमेंट में भी आए, वहां पे भी आके उन्होंने मिल के हुकूमत करने का कोई रिवाज, कोई अपना प्रेसिडेंट नहीं स्टैब्लिश किया, बल्कि उसमें झगड़ा ही होता रहा। और बाद में डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी। 16 अगस्त को बलवा हो गया, कलकत्ता में कई हजार मुसलमान और हिंदू और सिख मारे गए। उसके बाद बिहार में 5 से 7 हजार मुसलमान, एक यक तरफा सिर्फ एक तरफ मुसलमानों को ही मारा गया। उसके बाद सारे पंजाब में सारे फ्रंटियर ये फैल गया। यार ये सारे चीजें मेरी 3 किताबों में, द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, पाकिस्तान द गैरजन स्टेट और जिन्ना की किताब में आ गई हैं। आयशा जलाल हैज नो फीट टू स्टैंड ऑन विथ हर क्लेम्स। और उनके हक में अभी तक पाकिस्तान में मैंने जो उनके सपोर्टर थे अभी तक तो नहीं देखा उनको डिफेंड करते हुए, बिकॉज उन्होंने गुड फेथ में सपोर्ट किया होगा ना। स्कॉलर्स की आप बात मान लेते हैं कि भाई इसने सीरियसली काम किया होगा। अब जब मैंने दिखाया कि वो नहीं है तो वो चुप है, ये है फैक्ट। लेकिन सर बात वही है कि इसका मतलब यही है कि जो इस्लामिक कंट्री के लीडर्स होते हैं उनकी मतलब नौटंकी करनी पड़ती है, जैसे बिल्कुल करनी जिन्ना पड़ती साहब को है, करना पड़ा कि ये वो करना। हाँ, नमाज पढ़ने की कर रहे हैं, मतलब उसके लिए लीडर का सिर्फ अच्छा होना और लीडर का सिर्फ चीजों को हैंडल करना काफी नहीं होता था, तो फिर क्यों हम इमरान खान साहब को कहें कि वो तस्बीह लेके घूमते रहते हैं। लेकिन सर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी लास्ट में कि आज का पाकिस्तान आप कैसा देखते हैं? आपको लगता है कि आज जो मतलब 2021 में ये वही पाकिस्तान है जो बनाना चाहा था, या आपको ये अब उससे मुख्तलिफ लगता है जो एक ख्याल या एक आइडिया लेके उस वक्त के लोग चले थे? ठीक है, उस वक्त के लोग जो चले थे, मेरे ख्याल से वो ये पाकिस्तान इस तरह नहीं था, ये मानना पड़ेगा। ना जिन्ना साहब, ना लियाकत अली खान, और ये इनका ख्याल था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक भी होगा, इस्लामिक भी होगा। अब इस्लामिक और डेमोक्रेटिक होने का फॉर्मूला इन्होंने कई दफा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई हैं, वो कामयाब नहीं हो सका। एक और बात कर दूं, जो जिन्ना साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ये तो कह दिया कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं जो कभी मिलकर नहीं रह सकती, लेकिन जो मुसलमानों के अंदर झगड़े थे उनके ऊपर कामयाबी से उन्होंने पर्दा डाला। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद तो कोई हिंदू सिख नहीं ना है जिससे आपका झगड़ा है। तो अब सुन्नी शिया, बरेलवी वर्सेस देवबंदी वर्सेस
अहले हदीस के झगड़े शुरू हो गए हैं, और जुबान की बुनियाद पे बंगाली आपसे अलग हो गए, आपके झगड़े बलोचों के साथ आज तक चल रहे हैं, पख्तूनों के साथ चल रहे हैं। तो टू नेशन थ्योरी ने क्या एक होमोजेनियस मुस्लिम ये नेशन थी? नहीं थी। जिस तरह हिंदुओं में कास्ट का प्रॉब्लम था, अगर अगर जवाहरलाल नेहरू और ये सारे हिंदू राष्ट्र बनते तो इंडिया एक दिन ना चलता। लेकिन सर एक चीज और है, जो लोग वहां से आए थे, वहां पे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान बन रहे जी, वहां जा रहे हैं, उनको भी अभी तक कुछ खास मैं नहीं वही ना, देखती कि एक्सेप्ट किया गया हो मुहाजिर मुहाजिर कह के। मतलब इतने साल के बाद, 74 ईयर्स के बाद, मैं आज भी मुहाजिर कहलाती हूँ। ये देखें, ये भी बड़ी एक आयरनी है। जब ये सारे आए तो ये मुसलमानों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अर्बनाइज यानी शहरी लोग जो थे वो ही आए। ये पुरानी एरिस्टोक्रेसी भी आई जो मुगलों के दौर की थी। तो जो आप कह सकते हैं सबसे पढ़े लिखे, नफीस, इन्फॉर्म्ड लोग जो थे वो पाकिस्तान आए, लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज भी तो किया ना। सारी कराची में, सिंध के अंदर जो शहरों में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, सिंधियों को कराची में आने नहीं दिया, हैदराबाद में भी दिक्कतें उनके लिए पैदा की। तो इन्होंने उसको एडवांटेज अपने लिए लिया ना। होता यह है कि ये थोड़ी देर के लिए आप ये कर सकते हैं, जहां पे इतनी बड़ी पंजाबियों की मेजोरिटी होगी और इतने ज्यादा सिंधियों की होगी, और इलेक्शन जब आप कराएंगे तो वो ही फिर आगे आएंगे ना। अब वो उर्दू स्पीकिंग जो है, दे आर विद द बैक अगेंस्ट द वॉल, क्योंकि वो माइनॉरिटी है। 47 में उनको बहुत फायदा हुआ, और लियाकत अली खान की हुकूमत तक तो वही उनके वारे न्यारे रहे। उसके बाद 60s में, और फिर इलेक्शन जो 1970 का आया, जब से पीपल्स पार्टी आई, तो सिंध के अंदर वो आ गए, बलोच आ गए अपने प्रोविंस में, पख्तून आ गए, पंजाबी तो आ ही गए, और बंगाली हमसे अलग हो गए। तो वहां पे उर्दू स्पीकिंग जो 47 में हैड ए, क्या कहते हैं यार, एडवांटेज, वो अब डिसएडवांटेज में है। इससे क्या साबित होता है कि मजहब की बुनियाद पे नेशन नहीं बननी चाहिए। नेशन बननी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ एवरीबॉडी हु लिव्स इन अ टेरिटरी। अब पाकिस्तान का हल क्या है? जिन्ना साहब ने जिस तरह भी पाकिस्तान बनाया, बन गया पाकिस्तान। ये भी साबित हो गया कि अगर आप मजहबी तरीके से पाकिस्तान बनाएंगे तो ये फिरका वाराना प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, जबान के प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। तो अब हम क्यों ना वापस जाएं और एक सेकुलर पाकिस्तान बनाएं? वेदर जिन्ना वांटेड सेकुलर पाकिस्तान और नॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया, उनकी एक तकरीर सेकुलर भी है, बेतहाशा तकरीरें इस्लामिक भी हैं, और उससे ज्यादा तकरीरें मुस्लिम मॉडर्निस्ट हैं। तो अब हमेशा ये झगड़ा करते रहें विच इज द ओरिजिनल जिना, ये बेकार झगड़ा है। पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, सारी दुनिया के अंदर सेकुलर स्टेट अब बनती है। अब जो मैंने प्रोफेसर परवेज हूद बॉय का इंटरव्यू देखा नया दौर में, और मैं आई मीन लाइक हिम आई फील ग्रेटली सैडन्ड। ये जो आई है एजुकेशनल पॉलिसी, उसके अंदर कुरान शरीफ जो है पूरे 30 सपारे पढ़ाए जाएंगे और वो सीखने पड़ेंगे, रट्टाबाजी होगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए, आईटी के जरिए आगे बढ़ रही है। आप अच्छे भले मुसलमानों को मजीद एक रट्टा कौम बनाने के अमल में आ गए हैं। तो अब मेरी जो थी ना सपोर्ट फॉर, क्वालिफाइड सपोर्ट थी कि ये एक शरीफ आदमी है, करप्ट नहीं है, इमरान खान, आई एम सॉरी दैट इज गॉन। इस एजुकेशनल पॉलिसी के बाद तो गुमराह कर देंगे आप अपने आने वाली कौम को, आने वाली नस्लों को। तो लाइक परवेज हूद बॉय, आई एम क्राइंग टीयर्स कि बिल्कुल। जिन्ना साहब ने इस्लाम को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान बना लिया। और यार बन तो गया ना, अब एक स्टेट है, उसको चलाने के लिए आप फिर दकियानूसी बातें ला रहे हैं। ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल स्टेट।
सर ये गलत पढ़ा रहे हैं, हम हमारे नेशनल हीरोज भी गलत बता रहे हैं बच्चों को, जो वो स्कूल कॉलेजेस के वो अब सब। आई थिंक द केस इज लॉस्ट। हम्म, अब ये कहां तक ले जाएंगे हमें, आई डोंट नो। हम्म, क्या तालिबानाइजेशन शुरू हो चुकी है थ्रू द एजुकेशनल सिस्टम? ये परवेज हुद बॉय ने क्वेश्चन बिल्कुल। रेज किया था एंड इट अट्रैक्टेड मी, ही इज राइट, हम्म, हम्म, कि आप एजुकेशन के जरिए वही हासिल कर रहे हैं जो तालिबान अफगानिस्तान में थ्रू द गन कर रहे हैं। हम्म, तो व्हाट इज द डिफरेंस? हम्म, तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू द एजुकेशनल सिस्टम शुरू हो गई है। हम्म। एंड इफ दैट इज द केस, देन इट इज द सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और सर बिल्कुल यही हो रहा है, और यही पढ़ाया जा रहा है, यही सिखाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान तो तालिबान खान तक मशहूर थे, और मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं कहा था किसी ने। मुझे बहुत लगता है शुक्रिया कि सर। गलत नहीं था। जी ठीक जी, है, ठीक गलत है, नहीं गलत था नहीं सर, था। बिल्कुल। काफी, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया ना उस बात को। साबित कर वो उस दिया, बात को साबित कर दिया। गलत साबित नहीं कर पाए। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत ये भी शुक्रिया कहना सर। जी चाहिए कि जिन्ना साहब इस तरह जी। का पाकिस्तान, ना लियाकत अली, ये लोगों को हम्म, कम से कम इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट दें। हम्म, ये समझते थे इस्लाम, जमहूरियत, वोटिंग राइट्स ये सारे हो जाएंगे, उसको वो चला नहीं सके। बिकॉज हम्म, जब उन्होंने डिटेल्स में गए हैं तो वहां से मौदूदी का इस्लाम निकल आया, हम्म, जैसे ईरान के अंदर इस्लाम खुमैनी का निकल आया, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का निकल आया, जो वो अब खत्म कर रहे हैं आफ्टर हम्म। 200 ईयर्स। तो हम 200 साल के बाद शायद ये दोबारा कर रहे हो ना। मैं बिल्कुल। होऊंगा ना आप होंगी, आप शायद हो 200 साल मैं भी नहीं तक, होंगी बट नॉट सर, आई, मैंने कहा। बट नॉट आई, बट नॉट आई। लेकिन ये है सर सत्यानाश के, कर दिया, सत्यानाश कर दिया। उफ बिल्कुल तो सर। सर क्योंकि मेरा ख्याल से मिस्टर जिन्ना शुरू में बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि मुझे नो नो आतिशिर नो नो, कावस जी जो डॉन में आर्टिकल लिखा करते थे, कराची में बहुत कई फेमस लोग उनसे जर्नलिस्ट है। चाम थे। और तो और एक किस्सा है, पंजाब के बहुत बड़े हिंदू इकोनॉमिस्ट थे हम्म, प्रोफेसर ब्रिज नारायण। उन्होंने मुस्लिम लीग के हक में लिखना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, और इसकी वजह थी कि जिन्ना साहब सारे जानते थे, वेस्टर्न आदमी है, बोलते ही अंग्रेजी है, हम्म, सूटों में रहते हैं, हालांकि हम्म, गर्मी से गर्म, वो जून जुलाई के अंदर भी वो 3 पीस सूट पहनते हम्म, थे। और उनकी जो डाइटरी हैबिट्स है, वी ऑल नो, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, एग्जैक्टली। एवरीबॉडी नोज। हम्म, रेगुलर वो ड्रिंक करते थे, इसका हम्म, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, क्योंकि हम्म, इसको चैलेंज नहीं हो सकता। बाकी वो क्या क्या चीजें खाते थे उस पे मैं, आई वांट टू कीप क्वाइट, आई हैव नो प्रूफ ऑफ इट। नहीं सर, सबको पता है। लेकिन सबको सर पता है, यही हाँ। यही मैं आपको कह रही हूँ कि वो बहुत मॉडर्न आदमी थे। और उनको, बल्कि जैसे मैं कह रही थी, आदिशिर कावस जी ने मुझे एक पिक्चर भी गिफ्ट की थी। जर्नलिस्ट थे कराची में, पारसी, बहुत फेमस, डॉन में लिखा करते थे। उसमें मिस्टर जिन्ना की पिक्चर है, सूट वूट पहने हुए हैं, और दो उनके पेट मेरे वाले डॉग्स होंगे, उनके साथ बैठे, मुंह में सिगार लेकिन उन्होंने पकड़ वो जिद रखा है। में आ गए तो थे गांधी तो की। अच्छी बात थी, अच्छी बात थी अगर वो मतलब स्टाइलिश तरीके से रहते थे। ये तो, या अब इन्होंने यहाँ पे ऊंचा पजामा और पता नहीं क्या शुरू किया है, तो ये शलवार कमीज पहन के तो ये आई अमेरिका के थिंक सदर से मिलने अगर चले जिन्ना साहब जाते हैं। वापस आ जाए तो ही वुड रिग्रेट। अच्छा एग्जैक्टली। बोला, कांग्रेस की ऑफर्स थी कि हम्म, हम एक सेक्युलर इंडिया बनाते हैं, आपके ये राइट्स भी सारे आप, ये नहीं हम्म, माने, उस जिद में आ गए, पाकिस्तान बनवा लिया। हम्म, और अब पाकिस्तान तो एक हकीकत है ना, हम्म, और जिन्ना साहब का भी ये पाकिस्तान है। हम्म, इसको अगर आगे चलाना है तो ये इमरान खान की और ये एजुकेशनल पॉलिसी जो है ना, ये हम्म। बिल्कुल उसमें उसको आगे नहीं लेके जाएगी, ये और गुमराही की तरफ लेके जाएगी। एट सम पॉइंट यू हैव टू से, ठीक है पाकिस्तान है, वी वांट लाइक ऑल अदर सिविलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ए सेक्युलर स्टेट, जहां पे मजहब प्राइवेट एक बिलीफ हो और इसका कोई स्टेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर ये बल्कि नहीं वो, आप हाँ, बल्कि सर वो अगर अल्लामा इकबाल की पिक्चर है ना, यूं सोच रहे हैं बैठ के, तो वो लोग कह रहे थे यूं के बजाय वो सर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने किस कौम का ख्वाब देख लिया। और लेकिन उनके बेटे जो थे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ख्वाब ना उन्होंने देखा था, ना कोई बात की अब थी, वो और वो तो सब बिल्कुल ही सब इनकार बातें कर। हैं ना, अब वो कह गए हैं। डॉक्टर क्या नाम था उनका, जावेद इकबाल, कई जी बातें जी। आखिर में कह गए हैं, लेकिन हम्म, आखिरी जिंदगी के आखिरी मोड़ में, पहले वो भी यही लिखते रहे हैं। वो हम्म, मेरी जो है ना डॉक्टरल थीसिस में उनकी किताब का एनालिसिस है, वहां पे वो इस्लामिस्ट है। हम्म, लेकिन आखिर आखिर में उन्होंने बात खूब कर दी।
हमारे हिस्टोरियन के अजीज ने भी आखिर में बहुत खूब बातें की हैं हम्म, एट द फैग एंड ऑफ देयर लाइव्स। काश ये पहले बातें कर देते। हम्म। मैं तो बड़ी देर से बातें कर रहा हूं लेकिन मेरी बातें कोई सुनता नहीं है। अब मेरी जिनाली किताब आप सब पढ़े यार, आप भी पढ़े। सर आप भेजते नहीं है मुझे पिक्चर उसकी, मैंने आपसे कहा भी था। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? इस्लामाबाद में रहती हैं ना? जी सईद बुक्स का पता है आपको? पता है सर, मैं आप वहां मुझे पे भेजे, मैं अभी शो के हर बाद वक्त चली बिक रही जाऊंगी। है और अब तो सब्सिडाइज प्राइस पे भी बिक रही है। फॉर गॉड सेक गो एंड गेट इट फॉर योर ओन सेक। सर पढ़े आई वो। विल गेट इट टुडे, प्रॉमिस। मैं आज ही ले आऊंगी, आपको पिक्चर भी भेज दूंगी, लेकिन आप पहले एक दफा मुझे अपनी बुक्स की पिक्चर्स भेज दें कि उनको पिक्चर मैं इजी भेजता हूँ, तक हो। पिक्चर मैं अभी भेज रहा हूँ, ठीक ठीक है? ठीक है ओके जी, ठीक है। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑल ऑफ द यू। बेस्ट। आपसे फिर ऑल द मुलाकात बेस्ट। होगी, बहुत ऑल ख्याल द बेस्ट। रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।